बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कानून एडवोकेट अजहर सदीक साहब। उनसे हम बात करेंगे फेडएफ के हवाले से। अभी जो एक नया टास्क सौंपा गया है पाकिस्तान को, 7 नुकाती ये एजेंडा है, तो उस पर बात करेंगे। और साथ जो मुस्लिम लीग नून है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत की ये नाअहली है, ये नालायकी है कि पाकिस्तान पिछले 3 सालों से फेडरल में है और पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस हवाले से इकदाम नहीं कर रही। तो सर, सबसे पहले तो आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। बड़ा अच्छा टॉपिक आपने लिया और ज़रूरत है इस पे हक़ाइक़ कौम को जानने की। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आगे चलकर हम बात करते हैं कि जो फेडएफ की जानिब से 7 नुकाती एजेंडा इस बार दिया गया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है, जो अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उसके हवाले से तो हम बात करेंगे। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून बयानियां बना रही है, मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी ये नाअहल और नालायक हुकूमत है, इसने फेडएफ के को मुतमिन करने के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन मसला ये है कि जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं, जितनी भी करप्शन के मुकदमात हैं, वो या तो मुस्लिम लीग नून पर, उनके जो लीडरान हैं उन पर उन केसेस हैं, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे सर आप? बहुत शुक्रिया। ये बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए कि पाकिस्तान फेटफ में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ब्लैक लिस्ट के अंदर पहले आया और उसके बाद ग्रे लिस्ट में अब आप जा चुके हैं, व्हाइट लिस्ट की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बुनियादी तौर पर इसके मौजद जो है वो नवाज शरीफ खानदान है। आपको याद होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के नाम पर और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत ये हुंडियां लगती रही हैं, ये तारुफ इन्होंने करवाया था और इन्होंने ही अपनी रकमें जो है ना इससे वाइट की और काला धन जो है ना। और मैं तो बड़ा आज से नहीं, मैं बड़े अरसे से कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल टेररिज्म रोकनी होगी। फाइनेंशियल टेररिज्म यही है कि ये जो रकम जो बाहर से आती है, जहां से हुंडियों के जरिए जाती है और वहां से पैसे, और पता नहीं चलता कि कौन भेजने वाला कौन नहीं। अब तो हालात सख्त किए हैं, वो भी फेटअप की वजह से, वरना तो बुनियादी तौर पर और इन्होंने सिर्फ इस हद तक नहीं है, इन्होंने उस चीजों को देखो, फायदा तो सभी लोगों ने लिया है और वो फायदा बुनियादी तौर पर देना था एक्सपेट्रिएट, जो पाकिस्तान के बाहर हमारे लोग जाकर ओवरसीज पाकिस्तानी कमाते हैं पैसा, वो पाकिस्तान में रकम भिजवाते हैं, तो वो आपके फॉरेन रिजर्व ऐड होते हैं, फॉरेन आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट में पोजीशन आपकी बेहतर आती है कि आपके पास रिजर्व, आपका अपना रुपया नहीं है, आपकी जो वर्थ गिनी जाती है वो या तो जाती है या बुनियाद जाती है। तो ये तो एक अच्छी काविश थी, लेकिन इसके पीछे जो शरारत थी, इन्होंने इस काम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और इसमें हर दौर में ये एडवांटेज लेते रहे। और अभी आपने देखा है कि खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस अगर चल रहे हैं तो कानून में सुकम बहुत रखे हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 इन्हीं के दौर में बना था। सुकम जान के रखे थे, इसलिए रखे थे कि कल तलवारें इनके ऊपर लटकनी है। यानी अगर कानून इन्होंने सख्त बनाना था, जब इमरान खान के दौर में तो नहीं ये कानून बना, ये कानून जब बना था उस वक्त बना था और उस वक्त बिल्कुल उन्हें नैब की तर्ज पर ये कानून बनाना चाहिए था। यानी वो उसके तहत अगर कोई मुकदमा वगैरह दर्ज होता है तो सेशन कोर्ट सारे मामला को देखती है और बेल भी का इख्तियार भी उसी कोर्ट के पास मौजूद है। जबकि नैब के कवानीन में हमने देखा कि हाई कोर्ट के पास तो सॉरी नीचे नैब कोर्ट के पास तो बेल का इख्तियार नहीं है, मामला हाई कोर्ट के पास जाता है। तो वो तो कानून में बहुत सुकम थे। अभी रिसेंट अगर मिसाल देख ले, आपको याद होगा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का एक्ट में तरमीम करनी थी और एक्ट पास करना था, उसके लिए अपोजिशन जो किरदार अदा किया आप लोगों के सामने है। गुलभूषण यादव के हवाले से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जो कमिटमेंट की थी उसको सामने रख के उसकी कानून साजी के लिए भी क्या कितना वक्त लगा। हमने सीपैक के हवाले से एक्ट को देखो, मंजूरी के हवाले से जब तक मेजोरिटी ना हुई, अब सेनेट में तब गया पास हुआ कि जब सेनेट में मेजोरिटी आ गई, वरना तो सारे कानून पड़े रहे थे। तो यहाँ ये इल्जाम लगाया जाता है, मैं इल्जाम में कोई अहमियत नहीं समझता, कोई वेट नहीं है। अच्छा, और अगर हम वैसे तारीख चेक करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर फेटक की लिस्ट में गया था, आपको याद होगा। और मौजूदा गवर्नमेंट ने गालबन तकरीबन मेरा ख्याल है 3 पॉइंट ऐसे रह गए थे जिससे पूरी तरह काम नहीं किया, बाकी पे उन्होंने तकरीबन सारा काम कर दिया और उनकी मर्जी के बाद बड़ा सख्त किया। यानी अब क्या है, अब इतना आसान काम नहीं है हुंडी भेजना। बाहर से अगर पैसे आने हैं तो सोर्स बतानी नहीं। मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, सऊदीया में मेरे ब्रदर इन लॉ है, तो उनसे भेजने के लिए बताना पड़ा कि किस काम के लिए पैसे हैं, रिलेशन क्या है, क्या ताल्लुक है। और आपने नवाज शरीफ खानदान को देखा ना, शहबाज शरीफ और उनमें
मुश्ताक चीनी यहाँ से जाता था, कोई फलूदे वाला था, कोई अल्लाह रखा था, कोई मोहम्मद बूटा था, क्या ताल्लुक उनके साथ, और वो पैसे यहाँ भिजवा रहे थे। तो तंगी तो हो गई है, और इनके लिए तंगी हो गई है। अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि यहाँ हमें मौजूदा गवर्नमेंट को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ड्रास्टिक चेंजेस करनी पड़ेंगी, और इसका इख्तियार इसको बिल्कुल नैब के कवानीन के मुताबिक लाना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिशियन इस तरह का कानून सख्त देखना नहीं चाहता, और वो सख्त कानून बनेगा तो कल उन्हें पता है कि ये तलवार उनके ऊपर लटकेगी और उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। इसलिए कोई भी सियासतदान ये नहीं चाहता है कि ऐसे ऐसे कवानीन बनाए जाए कि कल वो काला धन या कोई इस तरह के एडवांटेजेस को इस्तेमाल करने में कोई उन्हें दिक्कतें पेश हों। तारीख में एक और चीज आप याद रख लीजिएगा, कारी साहब के खानदान के हवाले से देखा जाए तो 2015 के अंदर चौधरी निसार के दौर के अंदर उस वक्त एक फेक अकाउंट केस में पर्चा दर्ज हुआ। वो फेक अकाउंट केस चलने ही नहीं दिया। 2016 में ऐसे पड़ा रहा, 2017 में ऐसे पड़ा रहा। वो तो चीफ जस्टिस जब साकिब निसार साहब आए तब ये मामला सामने आया, तो उस वक्त ये मामले को टेकअप किया गया और जेआईटी बनी, और तब जाके आज चीजें सारी सामने आई, और उसमें आपने देखा कि अरबों रुपए के मुताबिक रिकवरियां हुई हैं। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का कसूर। और उसके अलावा एक और बड़ी जबरदस्त बात है, ये एक बैनुल अक़वामी साजिश चल रही है। यानी जैसे ही फेटअप का इनका इजलास हाफिज सईद यहाँ जो धमाका हुआ है वो भी इस बात की कड़ी है। वो बैनुल अक़वामी साजिश में कोई मुल्क नहीं चाहता, ना अमेरिका चाहता है, ना इंग्लैंड चाहता है, ना इंडिया चाहता है, ना इसराइल चाहता है, ना अफगानिस्तान चाहता है। ये वो सारी चेन जितनी भी है उसमें फ्रांस वगैरह, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में कई ममालिक ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए आसानी हो, जो कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री उनके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। तो इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो साजिशें हैं, वो भी साथ साथ चल रही हैं। अच्छा सर, एक और चीज जो अभी एजेंडा दिया गया है पाकिस्तान को, 7 नुकाती एजेंडा है। जब ये फैक्टर में पाकिस्तान जब ग्रे लिस्ट में आया तो पाकिस्तान को 26 से 27 नुकात दिए गए, और ये कहा गया कि जो टेरर फाइनेंसिंग है उसके बारे से इकदाम करें। अब पाकिस्तान ने 26 नुकात पर काम किया, जिससे फैक्टर मुतमिन है। एक नुकात अभी बाकी है, लेकिन इस मरतबा 7 नुकाती एजेंडा दिया गया, और वो एजेंडा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ मुतालिक है, और जो करप्शन के जो केसेस हैं। तो आप इस पर क्या कहते हैं कि जो अदालतें दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि केसेस जो हैं वो दाखिल दफ्तर किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के केस को देख लें, नवाज शरीफ के केस को देख लें, इसके साथ साथ आप आसिफ अली जरदारी के केसेस को देख लें। तो क्या हमारी अदालतें जो इस हवाले से काम कर रही हैं, इस पर आपका सर क्या राय है सर? अच्छा, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये एक हो रही है कि नैब के कानून के अंदर डे टू डे ट्रायल रखा हुआ। आपको पता है नैब का अगर कानून में देखिए तो कन्विक्शन रेट 68.8% है, तकरीबन 70%। आम पर्चों में 8 से 10% तक जो पुलिस पर्चा दर्ज करती है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अभी तो मैंने कोई सजा किसी को देखी नहीं है। केसेस चल रहे हैं जो कि सेशन कोर्टों के अंदर ही जाना है। सेशन कोर्टों में हमारे यहाँ इंसाफ की प्रोविजन जो है ना वो बहुत बुरा हाल है। कन्विक्शन रेट मैंने आपके सामने बता दिया। नॉर्मल कोर्टों के अंदर, नैब के कोर्टों में, नैब में प्रॉब्लम ये हो रही है कि शहादतें बहुत ज्यादा, विटनेसेस बहुत ज्यादा रखती जाती हैं और ट्रायल डिले होता है। और ट्रायल नैब के ये इनमें अगर तेजी लाई जा सके, डे टू डे ट्रायल, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 120 कोर्टें बनाने का कहा, 120 कोर्टें अभी तक ना बन सकी। वो बाकायदा अपॉइंटमेंट अगर हुई तो जजेस की तैनाती जो है वो मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की स्वाबदीद पे या उनकी कंसल्टेशन से होना है। तो वहां कोई ना कोई सियासी प्रेशर या इस तरह की चीजें साथ साथ चलती रहती है, जिसकी आप लाहौर हाई कोर्ट की मिसाल ले लें, आपके सामने है। 3 जजेस जो है नैब के कोई जरूरत नहीं थी तब्दील करने की कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले पहले, क्योंकि ये जजेस तो सेशन होते हैं, ये मुस्तार लिए जाते हैं, वफाकी हुकूमत इनको तनख्वाहें देती है, तो वो डेपुटेशन पे बेसिकली जाते हैं और वफाकी हुकूमत के जेर सर काम करते हैं। लेकिन इख्तियार फिर भी है, और यहाँ से जब मर्जी जिस मर्जी सेशन जज को तब्दील कर दिया जाए। ये हमने देखा है, आपने एएनएफ के कोर्ट के वाले जज को भी देखा है। यानी एक सवाल उठाया जा रहा है। यानी यहाँ देखा जाए लाहौर के अंदर सेशन जजेस अभी तक नए नहीं लगाया जा सके, और उसकी एक बुनियादी वजह आपको याद होनी चाहिए कि नवाज शरीफ के दौर में अरशद मलिक को बाकायदा जब देखा जाए कि उनके केसेस में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ अरशद मलिक के वीडियो पहले इकट्ठी की, फिर उस जज को तैनात खुद करवाया इन्होंने। और मुझे अच्छी तरह याद है उनके अटॉर्नी जनरल के दौर के दफ्तर के लोगों ने बताया था। तो अब भी ये कोशिश की गई है जज तब्दील करके अपनी मर्जी के जज लगाए जाए। अब ये जो रिपोर्टें गई हमारी इंटेलिजेंस की, उन्होंने बताया कि जज जो तैनात करने के लिए नाम भेजे गए वो बहुत कमजोर लोग हैं, या तो वो अप्रोच हो जाएंगे या
करप्ट लोगों को एडवांटेज दे देंगे। वहां की हुकूमत ने इसलिए उनका नोटिफिकेशन जो है वो रोक कर रखे हैं और वो ट्राई कर रहे हैं कि नए जजेस नाम आ जाए और ये काम चले। लेकिन ट्रायल तो आपके सामने पता है ना, डिले हो रहे हैं। लेकिन उन्हें साथ साथ जो नई कोर्टें बनानी थी, उन्हें चाहिए था कि नई कोर्टों में बनाकर नए जजेस तैनात करने के हवाले से भी प्रोसेस को तेज करना चाहिए और नैब के कवानीन में ड्रास्टिक चेंजेस करनी इस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए कि सियासतदानों को बचाया जाए, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जो करप्ट लोग हैं, उनको कटहरे में लाने के लिए और ऐसी कानून साजी की जाए, विटनेसेस के हवाले से कम से कम शहादतें रिकॉर्ड करने के हवाले से भी ऐसी कोई तब्दीलियां, रूल्स बनाए जाए, कोई रेगुलेशन बनाया जाए, तो फिर आप समझ सकते हैं बेहतरी। जब तक ये इस तरह की चीजें आप नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि बहुत तेजी से जा सकेगी। वोकला में यानी मिसाल के तौर पर मेरे भी अगर केसेस हैं नैब के अंदर, तो हम भी डिले टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं। वो डिले टैक्टिक करने का मसला यही होता है कि शहादतें भाग जाए, विटनेस को कैच ओवर कर लिया जाए, उनको विन ओवर कर लिया जाए और उनको अपनी तरफ मिला लिया जाए, या वो एविडेंस जो है वो टेम्पर कर दी जाए। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। इस पर इमरान खान की गवर्नमेंट को सोचना है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अच्छा सारे जजेस के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजी ऐसी तय की जाए और एक पूल तय कर लिया जाए। यानी मिसाल के तौर पर जजेस का एक पूल बना लिया जाए कि उनमें से जितने बेस्ट जजेस हैं, जो समझते हैं ईमानदार और बहुत अच्छी लिस्टें हैं, वो एक पूल क्रिएट कर लिया जाए और उस पूल में से जो है नैब की अदालतों में जजेस तैनात किए जाए, तो बड़े मसाइल हल हो जाए। लेकिन सर आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत को इदारों के साथ मिल बैठकर जो है हिकमत अमली तय करनी होगी। लेकिन अगर सर जो हमारी अदालतें हैं, जैसे बड़े केसेस हैं शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के, आसिफ अली जरदारी के, जो मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक हैं या करप्शन से, अगर उनकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए, रोजाना की बुनियाद पर उन केसेस को सुना जाए, तो आप समझते हैं कि इससे भी कुछ बेहतरी आ सकती है सर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर समातें शुरू हो जाएँ और मेरा नहीं ख़्याल है, और नैब ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा है कि 30 दिनों में ट्रायल कंक्लूड करना है और वो इसीलिए लिखा था। इसी वजह से बाकायदा उसके अंदर बेल की प्रोविज़न नहीं दी कि जी जब 30 दिन में ट्रायल कंक्लूड हो जाना है, तो बेल की प्रोविज़न इसलिए नहीं रखी गई थी। लेकिन हमारे यहाँ ये हो नहीं रहा है और वजह बुनियादी तौर पर यही है कि अदालतें कम हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ करप्शन का रेट अगर देख लें, आप परेशान हो जाएँगे कि हर कोर्ट के अंदर कितने-कितने केसेज़ हैं, हर सूबे में कितने केसेज़ हैं। छोटे से छोटे सूबे के अंदर भी करप्शन के बेइंतहा केसेज़ हैं और उनको चलाने के लिए अब एविडेंस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत रिकॉर्ड होता है, उनको लेकर चलना है। जिस दिन आपने डे टू डे ट्रायल या कम से कम महीने में 15 दिन भी हेयरिंग हो जाए, चाहे 2 दिनों में 1 हेयरिंग हो जाए, तो उससे भी आपको खातिर-खा नताइज मिल सकेंगे। पर इसके लिए आपको वार फुटिंग पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ अगर इमरान खान चाहे कि जजेस भर्ती करके मसले हल कर ले, वो नहीं होगा। तो आपको यहाँ जुडिशरी के साथ बैठना पड़ेगा। एक पूल जैसे मैंने बताया, एक सजेशन दी है, वो आपको करनी पड़ेगी। फिर इनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी इनके ऊपर। अब मैं अथॉरिटी तो नहीं बिठा सकते, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ताकि अच्छे से अच्छे लोग जो हैं